मुश्तमिल है, ये वो लोग हैं जो स्पेनिश स्पीकिंग हैं, और 60 years of age and older, they are the study participants, and the study location was Massachusetts, another state of USA. यहाँ पे क्या देखा गया कि जो हिस्पैनिक्स हैं, एक चीज और ऐड कर दूं कि जो स्पेनिश है ये अमेरिका की दूसरी बड़ी लैंग्वेज है। वहाँ पे जो भी साइन बोर्ड्स आपको नजर आते हैं या जो बिल बोर्ड्स नजर आते हैं, वहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश लिखी होती है, और जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं स्पेशली, दे प्रेफर टू इवन टॉक इन स्पेनिश. Hispanic elders consume significantly less saturated fat and simple sugars and more complex carbohydrates than did the non-Hispanic whites. तो वहाँ पे कि जो बेसिकली तो ये गोरे लोग हैं जिनकी बात हो रही है, वाइट लोगों की, लेकिन इसमें वो बात कर रहा है कि जो स्पेनिश स्पीकिंग है, स्पेनिश हिस्पैनिक्स बैकग्राउंड से वो बिलोंग करते हैं, तो ये कम जो है वो सैचुरेटेड फैट यूज करते हैं और सिंपल शुगर यूज करते हैं, और प्रेफर करते हैं टू ईट complex carbohydrates as compared to their other counterparts. However, more acculturated the Hispanic elders became, यानी जितने वो पुराने होते गए ना वहां पे, the fewer ethnic foods, और उनका उतना ही अपना जो कल्चर्स के साथ उनकी जो फूड थी, खाना पीना, वो उतना ही कम होता गया, एंड द मोर फूड रिलेटेड टू नॉन हिस्पैनिक वाइट डाइट दे कंज्यूम. उनकी डाइट जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा उन फूड्स पे मुश्तमिल है कि जो कि नॉन हिस्पैनिक वाइट्स जो हैं वो यूज करते हैं. सिमिलर चेंजेस इन फूड कंजम्पशन अकर्ड इन चाइनीज अमेरिकन, यानी जो चाइना से माइग्रेट करके गए हैं अमेरिका, और अब उनकी एक जनरेशन जो है वहां पे ग्रूम अप कर चुकी है. तो हमने जो चाइनीज के बारे में सुना हुआ था कि कद बड़े छोटे होते हैं, शक्लो सूरत जो है वो इस तरह की होती है, तो अब मैं तो चूंकि वहां पे रह के आया हूँ, तो मैंने देखा है कि अब जो चाइनीज अमेरिकन हैं उनके अंदर हमें वो चीजें नहीं नजर आती हैं. दे आर हाइटेड एंड दे आर quite healthy as compared to their counterparts living in the Asia or the hometown China. Chinese American living in Pennsylvania, another state of USA, after my immigration, dietary variety increased. और ये ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाती है. जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आपके पास डाइटरी चॉइसेस जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं. तो जो चाइना से लोग गए यूएसए के अंदर, वहाँ पे उनको जब आहिस्ता आहिस्ता उनको दौलत जो है वो ज्यादा मिलना शुरू होगी, और एक इन्वायरमेंट ऐसा था कि जहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल थी, तो उनकी डाइटरी डाइवर्सिटी इंक्रीज कर दी विद द कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अमेरिकन फूड इंक्रीजिंग. और दूसरा ट्रेंड क्या देखा गया कि वो भी ज्यादा अमेरिकन फूड जो है वो खाना शुरू हो गया. अमेरिकन फूड की जब हम बात करते हैं तो इसमें आपको कुछ चीजें जो है वो नजर आएंगी, जैसे इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक जो है, वैरायटी की बात कर लें, फैट, स्वीट्स, बेवरेजेस, ये वहाँ पे ज्यादा नजर आएंगे. कंजम्पशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज फूड डिक्रीज्ड. तो तीसरा इफेक्ट क्या हुआ उनका कि जो वो खाते पीते थे वो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो चीजें कम से कम यूज होना शुरू हो गई, और उन्होंने जिस नए कल्चर में गए उस नए कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट करके अमेरिकन फूड्स को ज्यादा खाना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ अपनी डाइट के अंदर वैरायटी लेके आ गए. लॉन्गर दे रिमेन्ड इन द यूएसए, द ग्रेटर देयर कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल्स, फैट, स्वीट्स एंड बेवरेजेस. तो जितना अर्सा उनको वहाँ पे स्टे में ज्यादा हो गया, उसी हिसाब से वहाँ की जो उनकी ईटिंग हैबिट्स थी उनको वो अडॉप्ट कर चुके हैं. Similar dietary pattern has been observed in a study where food habits of ethnic Japanese living in Hiroshima were compared with those ethnic Japanese living in Hawaii Island, USA and Los Angeles. यानी एक तो वो हिरोशिमा जो जापान का एक कह लें कि कंपोनेंट है, प्रोविंस है, वहां पे रहने वाले जापानी जो कि नेटिव उनका कंट्री है, और वही जापानी जो कि माइग्रेट करके हवाई आइलैंड में और लॉस एंजलिस में सेटल हो चुके हैं. तो उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं उनको कंपेयर किया गया. तो नोटिस क्या किया गया कि जापानीज अमेरिकन हैड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एनिमल फैट, simple carbohydrates and total energy intake
and has decreased the complex carbohydrates in their diet as compared to Japanese living in the Hiroshima. इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो उनकी फूड प्रेफरेंसेस थी उनके नेटिव कंट्री के अंदर, उसमें नेक्स्ट जनरेशन के अंदर काफ़ी हद तक जो वो चेंजेस आ चुकी हैं, और जो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की इसकी निस्बत वो भी ज़्यादा रिफाइंड या वाइट कार्बोहाइड्रेट्स उनको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह एक और कल्चरल स्टडी यहाँ पे जिक्र किया गया जो कि ग्रीक इमिग्रेंट्स इन ऑस्ट्रेलिया, यानी यूनान के जो रहने वाले लोग थे जो ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करके चले गए, और इसी तरह वो लोग जो स्टिल यूनान के अंदर जो वो रहते हैं, दे शोड सिमिलर डाइटरी चेंजेस, greater consumption of meat, legumes, protein and margarine, polyunsaturated fats and beer, and lower consumption of cereals, carbohydrates, wine and olive. तो यानी कुछ इसमें आप कह सकते हैं कि दे स्टिल फॉलोइंग देयर ट्रेडिशनल डाइट्स. Immigrant Asian Indian families of Newfoundland self-reported that they felt their changing eating patterns. यानी आप कह सकते हैं कि इंडो पाक से जो लोग गए हुए हैं यूएसए के अंदर, वो कहते हैं कि भाई हमारा भी ईटिंग पैटर्न जो है ना यहाँ पे आके चेंज होना शुरू हो गया, और उसकी रीज़न क्या वो बताते हैं. एक रीज़न वो कहते हैं कि हमें ना यहाँ पे वो ट्रेडिशनल फूड्स नहीं मिलती जो कि हम अपने कंट्री के अंदर खाते थे. इंडियन फूड का जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो इसमें आप समझा करें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इस साउथ एशिया की जो फूड्स हैं ना उनका जिक्र किया जा रहा होता है. Doesn't mean कि only foods of India are to the fact that they had to change methods of food preparations. या सेकंड क्या हो सकता है कि वो कहते हैं कि हमारा जो है ना फूड प्रेपरेशन का मेथड अब चेंज हो चुका है, और हमें वो फूड भी अब अवेलेबल नहीं हो रही जो कि हम वहाँ पे खाते पीते थे. अल्टीमेटली their eating habits have, or eating pattern has changed. One study has shown that Asian Americans elderly in Chicago consume too little dietary calcium, which puts them at a risk of falls and fractures. Asian Americans आपको ना शिकागो में ज़्यादा नज़र आएंगे. तो वहाँ की जो स्टडी है वो बताती है कि एशियन अमेरिकन के अंदर जो रिस्क ऑफ फॉल और फ्रैक्चर जो है वो ज़्यादा पाया जाता है, और इसकी जब रीज़न प्रूव की गई तो पता चला कि इनका डाइटरी कैल्शियम इनटेक जो है वो कम है. इसी तरह एक कोरियन स्टडी की गई है जिसके अंदर पता चला कि कोरियन एल्डर्स कंज्यूम टू लिटिल प्रोटीन एंड विटामिन ए एंड सी, leaving them vulnerable to fatigue. Fatigue यानी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से, vision problem due to deficiency of vitamin A, and weight loss due to vitamin C. तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको मैं हाईलाइट करूं यहाँ पे. मजीद आप के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, जो बंदा इस पे काम करना चाहे तो वो रिसर्च के हवाले से इसको ऑप्ट कर सकता है. हाउ डज विटामिन सी हेल्प फैट लॉस? अभी तक हमने यहाँ पे क्या स्टडी की है कि विटामिन सी से जो हीम आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है. तो इस तरह की स्टडीज अक्सर यहाँ पे बच्चे करते हैं, साथ ऑरेंज या सिट्रस जूस जो है उसको दे के, और साथ जो है वो मीट या नॉन जो एलिमेंटल आयरन है या कह लें कि नॉन हीम सोर्सेज हैं उनकी फोर्टिफिकेशन कर लेते हैं, और उसके साथ उनकी ट्रीटमेंट के अंदर एक ग्रुप ऐसा भी होता है कि जिसको विटामिन सी साथ दिया जाता है. और कंक्लूड क्या किया जाता है कि विटामिन सी इनटेक इनहांस द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, आइदर हीम और नॉन हीम. तो अब इसमें बात करते हैं कि भाई ये बेसिकली मैकेनिज्म क्या है. तो इसमें एक एसोसिएशन रिपोर्टेड है विटामिन सी और कार्निटीन के साथ. कार्निटीन पहले अंडरस्टैंड कर लें कि ये मसल्स और लिवर के अंदर एक डाइपोलर कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है, और इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड्स अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म हो सके, और अल्टीमेटली जो आपको जो फैट एडिपोज टिश्यूज में स्टोर थी वो ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगी, और इस तरीके से वेट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा. तो इसको देखते हैं भाई ये कैसे वर्क करता है. Researchers were not sure exactly how this worked, whether obesity runs down your vitamin C levels
or whether low levels of vitamin C mean you are more likely to become obese in the first place. तो शुरू में ये दोनों हाइपोथेसिस थे. नंबर 1 तो ये था कि विटामिन सी लेने वाले लोगों में ओबेसिटी जो है वो कम होती है, और दूसरा ये था कि जो वो लोग जिनके अंदर विटामिन सी के लेवल जो हैं वो कम होते हैं, दे आर लाइकली टू बिकम ओबीज इन द फर्स्ट प्लेस. उनके मोटा होने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं. इट मीन्स एक ऑप्टिमम लेवल जो वो विटामिन सी का बॉडी में होना चाहिए. बट वन थिंग इज वेरी क्लियर फ्रॉम द रिसर्च, इफ यू हैव higher levels of vitamin C in your blood, you will burn fat at a faster rate when you exercise. And it's all to do with the relationship between vitamin C and L-carnitine. अब ये L-carnitine जो है और vitamin C both are available in the form of supplements. Carnitine is important in carrying energy to the heart of each cell in the body and ensures a healthy metabolism. तो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने के लिए जो है कार्निटीन जो है इसके सप्लीमेंट्स को यूज किया जाता है, क्योंकि ये एनर्जी कैरी करने में हेल्प आउट करता है, मेटाबॉलिज्म जो है उसको करने में बेहतर करने में रोल प्ले करता है. तो विटामिन सी इज वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्निटीन, सो नो not getting enough vitamin C will deplete energy levels and cause body to store fat in muscles. तो कार्निटीन नेचुरली पाई जा रही हो या सप्लीमेंट्स के थ्रू ली जाए, अगर इसके लेवल्स जो है वो बॉडी के अंदर कम होंगे तो अल्टीमेटली जो फैट का स्टोरेज है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा. द रिजल्ट अगर हम देखें स्टडी का, एक्सेस वेट एंड फ्लैप, एंड फॉर दोज इन मिडिल एज that means more abdominal flap, the worst kind. वो जब हम ओल्ड एज की तरफ जा रहे थे तो हमारा BMR भी नेचुरली जब वो डिक्लाइन कर चुका होता है, तो अल्टीमेटली उस स्टेज पे फैट के डिपॉजिट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ चुके होते हैं. Another aspect of cultural influences in food preferences is health consequences of immigration are not all bad. तो इसमें मैसेज क्या है कि भाई अगर कोई अच्छी चीज अपने कल्चर से लेके आ रहा है एक नए कल्चर के अंदर, होम कंट्री को छोड़ के नए कंट्री में जहाँ पे वो अब रिजाइड करने जा रहा है, तो वहाँ पे उनसे अच्छी चीजें जो है उनको पिक कर लेना चाहिए. पॉजिटिव जो एटीट्यूड्स हैं, डाइटरी हैबिट्स हैं, उनको पिक किया जा सकता है, और नेगेटिव जो है ना उनको एलिमिनेट किया जा सकता है. तो ऑल्दो इमिग्रेशन ऑफन कॉजेस डिक्रीज्ड nutrition related health of the immigrants, oftentimes the host citizens experience increased nutrition related health. Australia is the prime example. तो इसमें मिसाल दी गई है कि ऑस्ट्रेलियंस जो थे उनकी डाइट अपनी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब वहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के लोग आए तो उन्होंने भी अपनी डाइट को जो है उनके हिसाब से बेहतर करना शुरू कर दिया बाय पिकिंग द पॉजिटिव थिंग्स. लेकिन जो लोग अच्छे कल्चर्स को छोड़ के एक लो क्वालिटी कल्चर के अंदर आए थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आए, तो उनके अंदर बेसिकली डिक्लाइन देखा गया, डिक्रीज न्यूट्रिशन रिलेटेड हेल्थ ऑफ द इमिग्रेंट्स. तो इमिग्रेंट्स को उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि वहाँ के जो नेटिव सिटीजन थे या होस्ट रेजिडेंट्स थे उनको फायदा हुआ. ऑस्ट्रेलियन ईटिंग पैटर्न्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली डाइवर्स following 300 years of immigration from Europe, China, Afghanistan, Vietnam and Southeastern Asia. ये कुछ रीजन्स और कंट्रीज के नाम लिखे गए हैं. अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया में भी आपको मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट जो वो फ्रीक्वेंटली मिलेगा. और ये बात अभी शुरू नहीं हुई, 300 साल से ज्यादा का अरसा जो है हो चुका है कि लोग स्टिल जो है वो माइग्रेट करके ऑस्ट्रेलिया पहुंच रहे हैं. अब वहाँ पे जो लोग गए हैं इमिग्रेंट्स, उनको क्या फायदा हुआ और लोकल को भी क्या फायदा हुआ कि फूड सिक्योरिटी हैज इंक्रीज्ड, क्योंकि एग्रीकल्चरल उनकी वेस्ट लैंड पड़ी हुई थी उसको ज्यादा से ज्यादा कल्चरेबल किया गया, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोडक्शन की गई, अल्टीमेटली डाइवर्सिटी भी बढ़ी और फूड की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी. सो वी कैन से दैट फूड सिक्योरिटी हैज इंक्रीज्ड एज फूड डाइवर्सिटी एंड फ्रेश फूड्स हैव बिकम मोर प्रेवलेंट. एक एग्जांपल यहाँ पे दी जा रही है. मेलबोर्न में भी जो क्रिकेट में इंटरेस्टिंग रखते हैं उन लोगों को पता होगा, यहाँ पे एक बड़ा फेमस जो है वो क्रिकेट ग्राउंड भी है,
और एक फेमस ये सी पोर्ट है। दी adoption of Mediterranean diet for 3 years by both elderly Anglo Celts and Greek Australians increased their survival. Thus, there appears to be a compelling benefits to elderly people who adopt healthier diets than they have been accustomed to. अब देखें, एक वो लोग जो वहाँ पे खुद रह रहे थे, जो कि, और दूसरे वो जो माइग्रेट करके गए थे, तो वहाँ पे देखा गया कि उन्होंने जब एक तरह का डाइटरी पैटर्न अडॉप्ट किया तो अल्टीमेटली दोनों को सेम बेनिफिट जो है वो मिला डिस्पाइट दी। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है कि क्या जो एथनिक डाइट्स हैं ये सारी परफेक्ट हैं? जैसे अभी तक तो हमने अच्छी अच्छी बातें देखी हैं, जितनी भी लॉन्ग लिव्ड कल्चर्स थे उन सब के अंदर हमने देखा है कि लॉन्गेविटी की वजह ये है कि उनकी डाइट्स अच्छी हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जरूरी नहीं कि उनके अंदर परफेक्शन हो। डिस्पाइट द अबंडेंस ऑफ रिसर्च स्टडीज that have shown that specific ethnic diets improve longevity, it is also true that there is still room for improvement in many ethnic diets. Means कि अभी भी इनके अंदर improvement की गुंजाइश जो है वो exist करती है. Several examples exist in the literature of how specific diets are correlated with increased morbidity. डाइट के अंदर कुछ नेगेटिव कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से मॉर्बिडिटी जो है वो उस कल्चर में ज्यादा पाई जाती है. The amount of sodium, potassium and calcium ingested by South African ethnic group differ. साउथ अफ्रीका में आप में भी समझते होंगे ऑलरेडी कि वहाँ पे वाइट लोग भी पाए जाते हैं और ब्लैक भी पाए जाते हैं. तो बेसिकली दोनों का जो वे ऑफ ईटिंग या इनटेक ऑफ सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम है वो डिफर करते हैं. White South Africans have higher sodium and calcium intake than their black counterparts, as well as mixed ancestry. जहाँ पे white और black की मैरिज और उसके बाद एक नई जनरेशन जब मिक्स आर्ट ऑफ नजर आती है तो उनकी निस्बत जो है वो white जो है वो हाई सोडियम और हाई कैल्शियम इंटेक करते हैं. However, all study groups had potassium intakes below the recommended dietary levels. जबकि पोटाशियम के बारे में देखा गया कि दोनों ग्रुप्स के अंदर इसका इनटेक जो था वो कम था. These dietary differences were correlated with differences in blood pressure. Definitely जिनके अंदर सोडियम का इंटेक ज्यादा होगा वाइट के अंदर उनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता होगा. इसी तरह रिस्क ऑफ कॉलन कैंसर की बात की गई है और यूएसए के अंदर जो स्पेशली वो लोग जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो रेड मीट खाते हैं और काकियन जो है इनके अंदर ज्यादा जो है ना ये देखा गया है प्रॉब्लम विद फ्रीक्वेंट इनटेक ऑफ डेयरी फूड्स इन अफ्रीकन अमेरिकन. तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो ज्यादा डेयरी यूज करते हैं और काकियन जो है वो बेसिकली हाई इनटेक ऑफ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और रेड मीट जो है उसको करते हैं. इन दोनों सेगमेंट्स के अंदर जो है कॉलन कैंसर की रेशो जो है वो ज्यादा देखी गई है. द रिस्क कैन बी मिटिगेटेड or lowered somewhat in both population with increased consumption of fruits and vegetables. और इनको सजेस्ट क्या किया गया है या वहाँ पे सजेस्ट क्या करते हैं इनकी डाइटेटिक एसोसिएशंस या उनके डाइटिशियंस या हेल्थ प्रोफेशनल्स कि इनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इनटेक जो है वो ज्यादा करना चाहिए. The role that salt play in traditional foods in southern and communities of African Americans, Native Americans and Caucasians is often at odds with biomedical link to chronic diseases. तो इसमें जो है वो हमें कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो मिलती हैं. स्पेशली 3 कल्चर्स की यहाँ पे बात की गई है जो अपनी ट्रेडिशनल फूड्स जो उनको यूज करते हैं. None of the survey participants met minimum USDA recommendations on meat, fruits, and vegetables, and all 3 groups overconsumed fat, oils, sweets, and snacks. तो मीन्स के नेगेटिव चीजें इनके अंदर आपको ज्यादा मिल रही हैं जो कि फैट, ऑयल, स्वीट्स और स्नैक्स की शक्ल में, और पॉजिटिव चीजें स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इंटेक देखा जाए तो इनकी यूएसडी की जो रिकमेंडेशन है उससे कोई भी इसको मीट नहीं कर रहा.
A multi-center cross-controlled study of African American, Caucasians, Japanese and Chinese men in Canada and USA. यानी सेटिंग्स जो है वो चाइना सॉरी यूएसए और कनाडा है, और वहाँ पे 4 किस्म के जो दो लोग थे, 4 डिफरेंट कल्चर से जो लोग बिलोंग करते थे, दे वर द स्टडी पार्टिसिपेंट्स. एंड द लिंक between prostate cancer and the lack of legumes and yellow oranges and cruciferous vegetables in the diet in all ethnic groups. तो इन ग्रुप्स के अंदर जो है वो लिंक ढूंढने की कोशिश की गई है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर उन लोगों के अंदर ज्यादा नहीं है जिन जो कि कम इनटेक करते हैं लिग्यूम्स का और इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का. तो प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली एक मैलिग्नेंट टाइप है ट्यूमर की, जो कि ज्यादातर मेल ग्लैंड्स के अंदर पाई जाती है. और मेल ग्लैंड्स जो है वो स्पेशली जो सेमन कंपोनेंट को प्रोड्यूस करते हैं. This is a disease in which cells of prostate gland become abnormal and start to grow uncontrollably, forming tumor. और cruciferous vegetables की बात की गई है इसमें. तो cruciferous vegetables जो है इसकी कॉमन एग्जांपल देखें तो इसमें कैबेज, केल, ब्रोकली, गार्डन क्रेस, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, ठीक है, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं जो कि ब्रासी कैकेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं वो इसमें पाई जाती हैं. तो इनको भी यूज करना चाहिए. ये हेल्दी हैं और इसमें लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो पाए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू ADA, American Dietetic Association, all older Americans should have access to comprehensive food and nutrition services that are appropriate and culturally sensitive, regardless of whether they live at home or in a congregate living setting. तो ADA जो है अमेरिकन डाइटेटिक एसोसिएशन की जो पोजीशन स्टेटमेंट है एल्डरली न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए तो वो ये है कि सबको उनके कल्चरल सेंसिटिविटी के हिसाब से उनके लिए जो है वो फूड चॉइसेस प्रोवाइड करनी चाहिए. आइदर उनको घर में खाना प्रोवाइड किया जाता है या किसी कॉन्ग्रीगेट सेटिंग के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है. Furthermore, dietetic professionals should lead in researching and developing appropriate networks to deliver food and nutrition services across the spectrum of aging. और इसमें नेटवर्किंग के ऊपर जो है वो एम्फिसाइज किया गया है बिटवीन डाइटेटिक प्रोफेशनल्स, स्पेशली क्योंकि जितना मल्टी कल्चरल सिस्टम पाया जा रहा है तो इसमें वो एक दूसरे को हेल्प आउट कर सकते हैं थ्रू देयर नॉलेज, और स्पेशली स्पेक्ट्रम ऑफ एजिंग जो है उसको भी ज़हन में रखते हुए. ऑलमोस्ट लास्ट कंपोनेंट जो हमारा बनता है आज की प्रेजेंटेशन का या टॉपिक का, इसमें बैरियर्स और सॉल्यूशंस की बात की गई है कि कैसे, ये सेकंड लास्ट कंपोनेंट है. इसके बाद हम एल्डरली न्यूट्रिशन प्रोग्राम के ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करेंगे. बैरियर्स एंड प्रपोज सॉल्यूशंस टू मेंटेन न्यूट्रिशनल हेल्थ. तो अब हम देखते हैं कि लोग हेल्दी डाइट्स को क्यों ऑप्ट नहीं करते, क्या बैरियर्स वहाँ पे उनको फेस करना पड़ते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि क्या सजेशंस हैं ताकि उन बैरियर्स को दूर किया जा सके. गुड न्यूट्रिशन इज नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी लाइफ. इसमें हमारा बड़ा फर्म बिलीव है कि भाई जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी उतनी क्वालिटी लाइफ जो है वो लेटर फेज पे नजर आएगी. Elderly nutrition program which was launched in 1972 through an act has both components. One component is provision of prepared meals, pre-prepared meals, readily usable meals, either in at home or either in congregate settings, along with nutrition education. Need for elderly nutrition programs have been so great nationwide that state, local, and volunteer agencies have joined the federally financed program in addressing the demand. और इसमें अगेन ये किस्म का वहाँ पे बिजनेस नजर आता है, और जिसमें चूंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से फाइनेंस मिल जाती है, रीएम्बर्स मिल जाती है, तो इसमें आप बहुत सारे वहाँ पे स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे और जो डिफरेंट एनजीओ टाइप होती हैं वो अब इसके अंदर बड़ा एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है. अब इसके अंदर एल्डरली न्यूट्रिशन प्रोग्राम का मेन कंपोनेंट क्या है कि डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशियस मील, ये इसका फर्स्ट स्टेप है. लेकिन
इसकी सक्सेस किस चीज पे डिपेंड करती है कि जो इसको रिसीव कर रहा है वो किस रेशो में रिसीव कर रहे हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं कि जो उनको यूटिलाइज भी करते हैं। क्योंकि आपने एक टिपिकल फूड आइटम्स इसके अंदर सेलेक्ट की हुई हैं जिनको आप मील की फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं और फिर लोगों को डिलीवर करते हैं। तो अब अगर इसमें डाइटरी प्रेफरेंसेस, कल्चर, एथनिसिटी, रिलीजियस बैकग्राउंड, इन चीज़ों को अगर हमने शामिल नहीं किया हुआ तो उनकी वजह से हो सकता है कि बहुत सारे लोग, उन तक फूड तो पहुंच रही है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं कर रहे। अल्टीमेट नतीजा क्या होगा, उनके अंदर फिर माल न्यूट्रिशन जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो जो हेल्दी ईटिंग है इसमें लोगों से पूछा गया कि भाई उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्यों वो इसको ऑप्ट नहीं करते। तो स्पेशली एक स्टडी, यूरोपियन स्टडी है जो कि डबलिन में की गई है और वहाँ पे लोगों ने 3 किस्म की रीजंस बताई हैं कि क्यों वो हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और इसी तरह कुछ रीजंस उन्होंने बताई हैं जो कि बैरियर का दर्जा रखती हैं। तो मेन रीजन क्या है कि दे वांट टू स्टे हेल्दी and they want to prevent diseases and they promote quality life। तो ये बड़ी अच्छी सोच है भाई इनकी, और इन चीज़ों की वजह से वो लोग जो है वो हेल्दी ईटिंग को करना चाहते हैं। अच्छा, इसी में अब एक क्वालिटी का वर्ड आया था यहाँ पे, क्वालिटी लाइफ। ठीक है, एक होता है लाइफ और एक होती है क्वालिटी लाइफ। क्वालिटी लाइफ जो है उसके अंदर सिर्फ खाना पीना शामिल नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो आ जाते हैं। और क्वालिटी लाइफ जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो हम कहते हैं ना कि भाई जो लोग शहरों में रहते हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बेटर एज कम्पेयर टू लिविंग इन विलेज एरिया। सिमिलरली वी से दैट इंडिविजुअल्स इन वेल्थ कंट्रीज दे हैव बेटर standard of living as compared to individuals from developing countries. So standard of living is basically the level of wealth, comfort, materialistic goods and necessities available to a certain socio-economic class or a certain geographic area। और एग्जांपल मैंने आपके साथ पहले शेयर कर दी है, यूएसए वर्सेस पाकिस्तान की आगे एग्जांपल ले लें कि लेवल ऑफ वेल्थ दोनों का क्या है, कंफर्ट की क्या सिचुएशन है दोनों कंट्रीज के अंदर, वहाँ पे फूड और जो बाकी लाइवलीहुड के लिए जो चीज़ें चाहिए उनकी कितनी अबंडेंसी है और नेसेसिटीज जो हैं वो कितनी वहाँ पे पूरी की जाती हैं। Standard of living is the material well-being of the average person in a given population, typically measured using GDP per capita। अब जब हम अपनी बात करते हैं तो हमारा जीडीपी जो है वो आप देखेंगे अराउंड $1400 पर एनम, बहुत लो लेवल पे हमारा जीडीपी है। इसके मुकाबले में हम सिंगापुर, कोरिया, वहाँ पे 40,000 50,000 जीडीपी जो है पर कैपिटा के हिसाब से नजर आता है। तो आप फिर इमेजिन कर लें कि जब किसी के पास रिसोर्सेज बेहतर होंगे तो अल्टीमेटली उनका फूड इनटेक, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वो भी उनका सोशलाइजेशन ये भी बेहतर से बेहतर होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ आर सिमिलर इन that they utilize some of the same data, but standard of living represents a more physical aspect: income, GDP, life expectancy, economic opportunities, while quality of life represents the more immaterial aspect of life like economic and political stability, political and religious freedom, environmental quality, climate and safety। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का वर्ड जो है उसके साथ इकोनॉमी ज्यादा एसोसिएटेड है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो इसमें इनमेटीरियल एस्पेक्ट ज्यादा इन्वॉल्व है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ की सेफ्टी कैसी है, वहाँ पे फ्रीडम जो है वो लोगों को अवेलेबल है सियासी या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो डेफिनेटली जिन कंट्रीज के अंदर ये इंडिकेटर्स पॉजिटिव फॉर्म में पाए जाते हैं वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेहतर है। ग्लोबल लेवल पे एक इंडिकेटर यूज किया जाता है हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर आप उसको कभी विजिट कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये नॉर्वे और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, बेसिकली स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यहाँ पे लोग कई कई साल से देखा जाए ना तो वो
पहली दूसरी तीसरी पोजीशन उन्होंने अपनी मेंटेन की हुई है। तो यहाँ पे लोगों को ये सारी जो सहूलतें हैं ना वो अवेलेबल हैं। दे हैव बेटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, they have better environmental quality, climate, safety, economic opportunities, GDP, income, life expectancy. So all these things, they are contributing towards the happiness index. So they have better happiness index. क्वालिटी ऑफ लाइफ में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, इसमें फिजिकल स्टेटस भी आ जाता है और फंक्शनल एबिलिटीज भी आ जाती हैं, सोशल इंटरेक्शन, religious and spiritual status, economical and vocational status and factors. So all these are contributory towards the quality of life. इसी तरह इसको जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, इसके लिए एक और स्केल जो है वो ग्लोबल लेवल पे यूज किया जाता है, जिसको परचेजिंग पावर पारिटी का नाम दिया जाता है, ट्रिपल पी भाई. This is basically an economic theory that allows the comparison of the purchasing power of various world currencies to one another. तो जैसे हम कहें ना कि इंडिया जो यूएसए डॉलर है वो तकरीबन 155 156 रुपीज अगर हम पाकिस्तानी दे तो हमें एक यूएस डॉलर मिलता है. तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी करेंसी कितनी स्ट्रांग है. तो बेसिकली परचेजिंग पावर जो है ना उसको दुनिया के डिफरेंट करेंसीज के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो उससे जो लोगों की फाइनल जो फेट है या जो लोगों के हालात हैं उसको भी जज किया जा सकता है. तो हम कहते हैं भाई फलां कंट्री की करेंसी अच्छी है, पावरफुल करेंसी है, तो डेफिनेटली वहां पे इंडिविजुअल उतना ही काम करके ज्यादा अर्निंग कर रहा होता है. तो आप कंपेयर करें इसमें, it is basically a theoretical exchange rate that allows you to buy the same amount of goods and services in every country. तो चीजें आपने सेम खरीदनी है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, लेकिन आप देखेंगे कि कहाँ पे वो कितना कास्ट करती हैं. अब यहाँ पे कंपैरिजन करके देख लें कि जो चाइना है इनका परचेजिंग पावर पायरिटी जो है वो 18.58% है एज कंपेयर टू यूएसए जिनका 15% है. इंडिया जो है उनका 7.69% है. पाकिस्तान का कंपेयर करें 0.87% है. इसी तरह ये फिलिपाइन, वियतनाम, ठीक है, आप कंपेयर करते थे इस ये यूरोपियन, आपको डिफरेंट रीजन्स भी आपको नजर आ रहे हैं इसमें, एशिया, ठीक है, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे आप इनको यूज करते हुए डिफरेंट रीजन्स को भी आपस में कंपेयर कर सकते हैं. Again, this is a theoretical exchange rate that allows you to buy the same amount of goods and services in every country. Simply अगर हम ये एग्जांपल ज़हन में रख लें कि मैकडॉनल्ड का ये बर्गर जो है वो पाकिस्तान में कितने का मिलता है और यूएसए में कितने का मिलता है, तो मे बी यहाँ पे हमें ये 200-300 कास्ट करे और यूएसए के अंदर जो है ये $1 या $1.5 के अंदर आपको मिल जाए. तो बैरियर्स की अगर बात की जाए तो लोगों ने बैरियर्स में कहा है कि नंबर 1 सेल्फ कंट्रोल, कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, और ये सबसे बड़ी बिहेवियर चेंज करना जो है ना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है. रेजिस्टेंस टू चेंज अगेन. और तीसरा जो है कास्ट, क्योंकि ये जितनी चीजें हम ज्यादा ऐड करते जाएंगे प्रोग्राम के अंदर कि हम डाइटरी डाइवर्सिटी का भी ख्याल रखें, हम एथनिसिटी का ख्याल भी रखें, हम रिलीजियस बैकग्राउंड को भी जहन में रखें, हम कल्चरल चीज़ों को भी जहन में रखें, तो डेफिनेटली कास्ट जो है वो बढ़ती जाएगी. जबकि जो एल्डरली न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसका बजट जो है वो कंपैरेटिवली लो साइड पे एग्जिस्ट करता है, और इसमें अच्छी चीज़ें भी इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं. मील्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन देखा गया है कि लोग इनको इतना लाइक नहीं करते. Eating pattern should also be considered while developing nutrition programs. Eating pattern क्या होता है कि नंबर एंड टाइमिंग ऑफ मील, कि दिन में कितनी बार खाते हैं और कितने बजे खाते हैं, ये भी मैटर करता है. ठीक है, हो सकता है कि स्टैंडर्ड क्या हो सकता है कि
एल्डरली न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो 2 मील जो है वो इन 24 आवर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक किस्म का एक बैरियर जो है वो एग्जिस्ट करता है। ट्रांसथेटिकल मॉडल ऑफ चेंज जो है, इसको अगर इफेक्टिवली यूज किया जाए तो इससे बिहेवियर को चेंज किया जा सकता है। और इसमें हमें प्री कंटेम्पलेशन, कंटेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस, दीज आर डिफरेंट स्टेजेस जिसमें कंसीव करना है हमने कि भाई, या परसीव करना है कि वी वांट सम चेंज एंड वी वांट हेल्दी चेंज। तो इसमें इंसान जो है वो कंसेप्शन से लेके उसकी फाइनल इम्प्लीमेंटेशन तक और फिर उसको कंटिन्यू रखना, इसमें से डिफरेंट स्टेजेस में से उसको गुजरना पड़ता है। इसको काइंडली आप खुद देख लीजिएगा, बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम राइट नाउ। अगेन बैरियर्स की बात की जाए तो इसमें बाज़ जगह पे ये भी देखा गया, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ मील प्रोग्राम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द एलिजिबिलिटी रूल्स। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी अवेलेबल है और हमें इसको यूज़ करना चाहिए। कुछ जगह पे अनफेमिलैरिटी विद डिसलाइक ऑफ फूड सर्व्ड बाय द ENP, जो इस प्रोग्राम के थ्रू फूड दी जाती हैं, उन लोगों ने कभी असेस ही नहीं किया कि ये लोग इनको लाइक भी करते हैं या नहीं लाइक करते। और इसी तरह बाज़ जगह पे सेंस ऑफ स्टिग्मा जो है ना वो भी एग्जिस्ट। स्टिग्मा क्या होता है कि जिसमें हम फील करना शुरू कर देते हैं कि ये शायद फूड जो है वो एक मतलब सेंस ऑफ शेम जो है वो बंदा समझता है कि मैं वहां से लेके इस चीज को यूज करूं। Such concerns must be addressed in education and recruitment programs associated with ENP. इसमें ये कुछ सजेशंस हैं। डिलीवरी ऑफ रिलीजियसली अप्रोप्रिएट मील्स जो इनको प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान हलाल मीट पसंद करते हैं, जूश जो है वो कोशर मील पसंद करते हैं। तो ये चीज़ें अगर इन पे अमल इतना नहीं हो रहा तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि एक तो उनका नॉलेज नहीं है जो मील प्रोवाइडर हैं। इसके अलावा लैक ऑफ असिस्टेंस इन सपोर्टिंग दी हायर कास्ट ऑफ मील, जो कि गवर्नमेंटल एक एस्पेक्ट आ जाता है, एंड डिफिकल्टी इन कीपिंग अप ग्रोइंग डिमांड, उसको भी पूरा करना, स्पेशली लोग इसको लाइक कर रहे हैं तो वो भी डिफिकल्टी है। अब इस चीज़ को न्यूट्रिशन एजुकेशन के थ्रू एड्रेस किया जा सकता है। इसमें जो हर्डल आती है वो ये है कि इंग्लिश सबकी लैंग्वेज नहीं है। एक इसका सोल्यूशन क्या होगा कि डिफरेंट टाइप की लैंग्वेजेस के अंदर जो है ना वो मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, या उसको हम जो है वो विजुअल फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मोर वे ऑफ इंफॉर्मेटिव, एंगेजिंग, एपिटाइजिंग एंड एथनिकली अप्रोप्रिएट। तो स्पेशली ये जो लोग डिफरेंट एरियाज में पाए जा रहे हैं, डिफरेंट स्टेट्स में पाए जा रहे हैं, उनके इश्यूज जो है ना उनको एड्रेस करके इसका जो एल्डरली न्यूट्रिशन प्रोग्राम है उसका स्कोप जो है उसको एनहांस किया जा सकता है। इसी तरह नर्सिंग होम रेजिडेंट्स जो हैं उनके लिए भी बेहतर से बेहतर जो है वो प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए, कीपिंग इन व्यू देयर इलनेस, डिसेबिलिटी एंड डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसमें स्पेशली शेयर्ड डाइनिंग एक्सपीरियंस जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर सकता है। वी कैन प्रोवाइड देम कंफर्ट फूड्स जिनके खाने के साथ इंडिविजुअल जो है वो कंफर्ट फील करता है। नो डाउट कंफर्ट फूड का कंसेप्ट जो है वो कल्चर्स के हिसाब से भी डिफर करता है, लाइक फ्रेंच एंड इंग्लिश कल्चर, और मेन और वुमेन के हिसाब से भी कल्चर फूड्स जो है वो उनका इनटेक डिफर करता है कि क्या वो खुश होते हैं तो कंफर्ट फूड्स को खाना पसंद करते हैं, या परेशान होते हैं तो कंफर्ट फूड को खाना पसंद करते हैं। सो ये समरी है भाई, और ये सजेस्टेड रीडिंग है। इसमें मैंने कुछ वीडियो लिंक्स दी हैं, इनको काइंडली गो थ्रू कीजिएगा और आपका टॉपिक जो है वो बेहतर अंडरस्टैंड हो जाएगा।